Hello students, we are going to study of social study for CTET सेकेंड पेपर। मैं आपका इसमें CTET के लिए सेकेंड पेपर SST का थ्योरी हिस्ट्री का कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जो कि हर साल आपका SST में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देश के नाम। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हंदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। सीटेट के एग्ज़ाम में आता है, ऋग्वेद हमें कौन सी भाषा में लिखा गया है। हमेशा से ये क्वेश्चन आता रहा है कि ऋग्वेद को किस भाषा में लिखा गया है, तो हमारा जवाब होता है संस्कृत। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। पांडुलिपि मनुस्क्रिप्ट। यह पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों, पाल्म लीफ अथवा जीरो हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले बिर्च नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र, इंग्लिश में बिर्च बार्क, पर लिखी मिलती हैं। यह पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। हमारे सीटेट में अक्सर क्वेश्चन आता है कि पांडुलिपियाँ हमें किस मतलब लिखी हुई मिलती हैं, तो हमारा आंसर होता है ताड़पत्रों पे। भोजनामक, भोजपत्र, इस टाइप से सीटेट में हमें क्वेश्चन मिलता है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सत्यों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। पुरातात्विक आर्कियोलॉजिस्ट वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति आर्कियोलॉजिस्ट कहलाता है। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। पुरातत्व विधि जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। आरंभिक मानव, अर्लीस्ट पीपल, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें आखे खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। सीटेट में हमारा कई बार क्वेश्चन आता है, अर्लीस्ट पीपल को क्या कहा जाता था, तो आखिर खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वह जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। पुरास्थल साइट्स उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजारों, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरापाषाण, द पैलेलिथिक साइट्स। पुरापाषाण काल 20
लाख साल पहले 1200 साल पहले के दौरान 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूर्व पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। सेकंड, मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन। इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका मध्य लगभग 1200,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले एक माना गया है। इस काल के पाषाण औजारों आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। कई बार सीटेट में क्वेश्चन हमें आता है कि 10,000 साल पहले तक माना गया इतिहास को हम क्या कहते हैं, तो माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम कौन से काल में मिलते हैं, तो मध्य पाषाण युग। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मूठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजारों मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजारों भी इस दौरान बनाए जाते रहे। नव पाषाण युग, नियोलिथिक एज। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। सीटेट में क्वेश्चन आता है नव पाषाण में सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया गया, तो उसका आंसर कुत्ता है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थलों में एक चाताल हाउक तुर्की में है। यह दूर दराज स्थानों में से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, फ्लिंट, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। खेती और पशुपालन, फार्मिंग एंड हार्डलिंग। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में है के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी में प्रयोग होने वाले रंगों को लोह, एश्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता नगर। सीटेट में हड़प्पा सभ्यता नगर से हमारे कई सारे क्वेश्चन फंसते हैं, मैं आपको बताती जाऊंगी स्टेप वाइज। हड़प्पा सभ्यता नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे फ्लेट आदि। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों नगर दुर्ग कहा जाता है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता है। कई बार सीटेट में क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता के नगर में ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो उसे नगर दुर्ग, और निचाई वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, तो निचला नगर। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लाइन है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पकी ईंटों की बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। एक बार ये कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा महान स्नानागार कौन से सभ्यता में है, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति में।
कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कालीबंगा और लोथल में हमें क्या पाया गया है, तो अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। सीटेट में क्वेश्चन आता है 7,000 पहले मेहरगढ़ में किस चीज़ की खेती होती थी, तो हमारा आंसर होता है कपास। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी, तो कपास की खेती होती थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ। कई बार सीटेट में क्वेश्चन आता है कि नगरों का आरंभ कौन से सन में हुआ, तो 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ। कच्चे माल की खोज। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा, ब्रॉन्ज बनाने के लिए तांबा, कॉपर के नाम मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से लिया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर प्रीसियस स्टोन का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। हमारे कई बार टीचिंग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आता है ब्रॉन्ज हमें ब्रॉन्ज में जो कौन सा धातु मिलाया जाता है, तांबा और प्लस टीन को मिलाकर हमें ब्रॉन्ज पाया जाता है। और सोना हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कौन से राज्य से प्राप्त हुआ है, तो हमारा आंसर होता है कर्नाटका। प्रीसियस स्टोन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मतलब आयात हुए, तो हमें उसका आंसर होता है हमारा गुजरात। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लाइन है, प्लीज़ आप सभी इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और इस टाइप्स के क्वेश्चंस हमें कई बार सीटेट में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट सीटेट ही नहीं, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिलते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य। कुछ विद्वानों का कहना है नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। फ्रेंड्स, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद इन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। ऋग्वेद, ये स्टूडेंट्स, ये ऋग्वेद बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सीटेड एग्ज़ाम्स के लिए। इसको आप प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिए। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। हमारा क्वेश्चंस में आता है कि हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये उसमें हम बोलेंगे ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। क्वेश्चंस में सीटेट के एग्ज़ाम्स में आता है ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं हैं, तो 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि ऋग्वेद कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्राकृत संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये सीटेट में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिए। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। मतलब ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि कहीं हमें मतलब ये लिखित में नहीं है तो इसलिए हम इसको पढ़ नहीं सकते थे। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। महापाषाण मेगालिथ्स
शिलाखंड, महापाषाण, महाबड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। यह पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतररजनी खेड़ा इनमें से प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। महाजनपद। करीब 25 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे पहले महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का एक भाग 6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। मगध। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। कई बार क्वेश्चन आता है हमारा सीटेट के एग्ज़ाम में, मगध के दो प्रसिद्ध राजा मतलब शासक, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार तथा अजातशत्रु। तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के टाइम के दो शासक हुआ करते थे। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना। कई बार क्वेश्चन आता है कि मगध की राजधानी बाद में पाटलिपुत्र यानी कि पटना को राजधानी बनाया गया। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य का, जिसकी राजधानी वैशाली बना। प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि सबसे पहले हमारी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे आज के युग में पटना के नाम से जाना जाता है, और तीसरा वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार में ही है, इसको जाना जाता है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। जो यहाँ पर एक शासन व्यवस्था थी उस टाइम की, उसे गण या संघ कहते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों में ही गण या संघ से संबंधित थे। मैं नेक्स्ट स्टार्टिंग कर रही हूँ बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। सीटेट और ऑल टीचिंग एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आता है कि बौद्ध ने अपना जो तपस्या की कौन से पेड़ के नीचे की, तो पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जो कि हमारा बोध गया बिहार में है।
वह वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। सीटेट में क्वेश्चन आता है कई बारी बौद्ध ने कौन से अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, तो सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। कुशीनगर में मृत्यु हुई। कई बार सीटेट में क्वेश्चन आता है उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई, तो कुशीनगर, जिसे आज कुशीनारा के रूप में जाना जाता है। पहले शेष जीवन में उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों की शिक्षा देने में व्यतीत किया। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगती है। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। कई बार इस सीटेट में क्वेश्चन का आता है, अक्सर इस टॉपिक में लिखा होता है कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। तो बौद्ध ने इसे क्या कहा है, तो बौद्ध ने इसे लिप्सा और तृष्णा कहा है। बौद्ध एग्जैक्टली यही लाइन आती है हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में। बौद्ध ने इसे क्या कहा है, बौद्ध ने इसे लिप्सा और तृष्णा कहा है। बौद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाइशियन काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वह करीब 1600 साल पहले आया। शेन त्रिसांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद स्टिंग्स आया। शेन त्रिसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में शक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। कई बार इसी टेट में क्वेश्चन आता है कि उपनिषद की शिक्षा को हम क्या कहते हैं, तो जो हम गुरु के समीप शिक्षा प्राप्त करते हैं, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करने वाली शिक्षा को हम उपनिषद कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जैन धर्म। लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर वर्तमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। कई बार क्वेश्चन आता है हमारा सीटेट के जैन धर्म के 4वें तीर्थकर कौन थे, तो वह हमारे वर्तमान महावीर। अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एकाकी जीवन व्यतीत किया। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थीं। कई बार सीटेट में एक बार क्वेश्चन, सीटेट में हमेशा ये क्वेश्चन दिखा गया है कि वल्लभी नामक स्थान कहाँ पर है जहाँ पर जैन धर्म की शिक्षाएं 1500 वर्ष पूर्व मिली हैं, तो वो हम ऑप्शंस में देते हैं, तो हमारा होता है उसमें गुजरात। तो इस क्वेश्चन मतलब पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिए। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों का एक ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। सीटेट में क्वेश्चन मिलता है कई बार, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम को हम क्या कहते हैं, तो उसका ये पॉइंट होता है विनय पिटक नामक ग्रंथ। विनय पिटक नामक ग्रंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में कई बार पूछा गया है। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगी, लेकिन मैं अभी स्टार्टिंग में आपका हिस्ट्री का थ्योरी वाइज चैप्टर कंप्लीट करा रही हूँ।
हम जिन शेरों के चित्र रुपया पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी।